नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की इस रामबाण क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अपना योगदान देंगे। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, आपको इसके लिए मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मेरे द्वारा यहाँ पर 18 प्रश्न बनाए गए हैं, इसमें से ही प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम समय तक बना रहना पड़ेगा। वो 18 प्रश्न कौन से हैं, मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और उस प्रश्न के एक एक मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक मेरे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। इस क्लास को अपने शुरू करने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। वो मोटिवेशन कोड लेकर उपस्थित हुआ हूं कि न आपको ऊर्जावान बनाएगा बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता है कि डाल हिल रही है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता है कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। अरे पक्षी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। अरे पंखों पर भरोसा करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको अच्छा लगा है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिएगा, हम बिना समय गवाए मैं सीधा आपको प्रश्न की ओर ले जाऊंगा। कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अंतिम समय तक हमारे इस वीडियो पर बने नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं पहले सारे प्रश्न आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर आपको सारे प्रश्न 12 प्रश्न लिखे हुए हैं। हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाए गए हैं वो लगभग 18 प्रश्न हैं। मैं 12 प्रश्न एक बार पढ़ लेता हूं, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। यहां से प्रश्न पक्का बनेगा, इसके लिए आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक एक मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली इकाई से है। यहां से प्रश्न, ये परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, हर बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है और इस बार भी यह अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। आप उसको जैसे ही आप पेपर को खोलेंगे, आप सीधा ये प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर दिखाई देगा। यहां से प्रश्न कैसे या तो आएगा कि प्राचीन भारत के साहित्य स्रोत के बारे में वर्णन करो, या सीधा प्रश्न ये आएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत का वर्णन करो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो उसके स्रोत हैं इसके बारे में हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता से है, तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अपनी अहम भूमिका अदा करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं एवं पतन के कौन से कारण थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, यहाँ के मकान कैसे बने हुए थे, यहाँ की नालियां कैसी बनी हुई थी, यहाँ की सड़कें कैसी थी, क्या यहाँ पर नगरीय व्यवस्था थी या नहीं। इन सारी बातों पर हम प्रश्न जब भी हम करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की, या फिर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे। क्या जो ये सभ्यता थी, सभ्यता का मतलब होता है दुनिया, क्या ये दुनिया ऐसे ही नष्ट हुई थी? अगर दुनिया ऐसे नष्ट नहीं हुई तो ऐसे कौन से कारण हुए जिसके कारण ये दुनिया पूरी तरह से विनाश के गर्त के अंतर्गत चली गई थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, वैदिक कालीन राजनीतिक आर्थिक जीवन का वर्णन करो।
जो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बाद में एक नई सभ्यता को देखने को मिली, वो थी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के समय में इन वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, या के राजा महाराजा कौन थे, ये कितनी संस्थाओं में बटे हुए थे, उनके ये क्या निरअंकुश थे या इसके ऊपर कोई किसी का अंकुश था, आर्थिक जीवन उनका व्यवसाय कैसा था, ये क्या पशुपालन करते थे या कृषि कार्य करते थे, क्या ये व्यापार करते थे या नहीं, इनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 3 नंबर पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करो। ये अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, सफलता उसको सुंदर बना देती है। अगर आपको सुंदर बनना है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमारे, जब मैं बात करूं, बीए प्रथम वर्ष का हमारा एक विद्यार्थी है दिलखुश दमामी, जिसने परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबर आए, तो देखो वो एक सुंदर नहीं है, लेकिन उसको सफलता ने उनको इतना सुंदर बना दिया है कि अब मैं क्या कहूँ, उसकी प्रशंसा के लायक मेरे पास इतने शब्द नहीं है। चलिएगा, उसने इस इतिहास विषय के अंतर्गत 97 नंबर लाए 100 में से। तो ये तो उसमें राजनीति के बारे में बात करेंगे और आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो परीक्षा में पक्के ही है, 100% आप कर दीजिए। ये हमारा 7 साल का अनुभव बोलता है कि ये प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर आएंगे, आपको केवल विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। जो 4 नंबर पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अशोक के दंभ का स्वरूप क्या था, उनकी विशेषता क्या थी। अशोक के द्वारा जो एक नया धर्म चलाया, एक अलग प्रकार का धर्म था, वो जनता की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहता था, अगले जन्म में भी सुधार करना चाहता था, जिसके कारण उसने अपने अलग से ही एक धर्म चलाया था, दंभ। उनकी कौन सी विशेषता थी, और मौर्यकालीन समाज एवं कला की विशेषता। जो एक ये अशोक था, ये मौर्य सम्राट था, उस समय की जो समाज कैसा था और उनकी कला कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, मूर्ति कला कैसी थी, संगीत कला कैसी थी, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 5 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है, कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करो। ये कुषाण, क्या ये कुषाण एक जाति थी, ये जाति क्या इंडिया में ही थी, अगर इंडिया की नहीं थी तो वो कहां से आई थी और भारत के अंदर क्यों आई, और यहाँ का शक्तिशाली शासक कौन था, ये कनिष्क कौन था, कनिष्क ने कौन कौन से राज्यों पर आधिपत्य किया, आक्रमण किया, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। एक 6 नंबर पर जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त एक महान विजेता था एवं उसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो। एवं उसकी उपलब्धियां, ये राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठने के बाद किन किन राज्यों पर अपना आक्रमण करता है और उसे अपने अधीन करता है, तो ये सारी उपलब्धियां, अगर आपका प्रश्न परीक्षा में आता है, उपलब्धियां अगर नाम लिखी हुई है तो आप समझ लेना कि उसके द्वारा जो भी जितने भी कार्य किए वो सारे उपलब्धियों के अंतर्गत आते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सर या तो उपलब्धियां लिखी हुई, आपने तो लिखा था विजय अभियान, ये तो प्रश्न परीक्षा में आया ही नहीं। अरे भाई, परीक्षा में आया है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। अगर उपलब्धियां लिखी हैं तो आप वही प्रश्न लिखेंगे जो हमारे द्वारा यहाँ बताया गया है। 7 नंबर पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार एवं इसके बाद में स्कंदगुप्त की उपलब्धियां, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करो। चंद्रगुप्त तो द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, ठीक है, उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी, उसने राज सिंहासन पर बैठने के बाद किन किन राज्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया, इसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो इसके बाद में स्कंदगुप्त कौन था, इसकी भी उपलब्धियों के बारे में वर्णन करना है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में वर्णन। गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे। अगर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, उसका भी पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसका भी पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य जो की स्थापना हुई तो उसके पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। चलिएगा,
8 नंबर पर जो हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है कि गुप्त काल में कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान एवं तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। गुप्त काल के अंतर्गत कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म, विज्ञान एवं तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए कि गुप्त काल के अंतर्गत कला और साहित्य कैसे थी, उसमें कला कैसी थी, कौन सी कला थी, चित्रकला थी, संगीत कला थी, वो कौन सी थी, साहित्य कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से लेखक थे, धर्म कैसा था, विज्ञान के बारे में कौन कौन से उसमें वरामिर थे, आर्यभट्ट थे, कौन कौन से थे, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 9 नंबर पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करो। पृथ्वीराज तृतीय कौन था, ये का शासक था, उसने अपने जीवन काल के अंतर्गत कौन कौन से युद्ध किया, किन किन शासकों के साथ में युद्ध किया, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 11 नंबर जो हमारा दिया हुआ है, 10 नंबर पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के कार्यों का मूल्यांकन करो। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था, उसने राज सिंहासन पर बैठने के बाद में कौन कौन से कार्य किए, उनके मूल्यांकन में उनका चरित्र कैसा था, ये कैसा व्यक्ति था, इसके बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ अंतिम समय तक बना रहना पड़ेगा। चलिए 11 नंबर पर जो हमारा प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था, इसके कारण और परिणामों का विवेचन कीजिए। त्रिकोणात्मक, 3 शक्तियों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था, इसको बोलो त्रिकोण, जैसे पाल है, पल्लव है, सोल, ये 3 जो शक्तियों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, इसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। तो उसके कौन सा कारण था कि ये तीनों शक्तियों के साथ में युद्ध लड़ा गया और बाद में उसके परिणाम क्या निकले इंडिया में, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 12 नंबर पे है प्रतिहार मियर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करो। ये मियर भोज कौन था, उसकी राजधानी कौन सी थी, ये शासक बनने के बाद में कहाँ कहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, कहाँ अपनी राजधानी स्थापित करता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने 12 प्रश्न लिखे हैं, हमारा कुल मिला के 18 प्रश्न रहेंगे। मैं आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से मिटा देता हूँ और भी लिख देता हूँ, ताकि एक बार प्रश्न आप जरूर लिखें, फिर हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ से मैं एक 3-4 प्रश्न और यहाँ लिख देता हूँ जो हमारे बाकी रहे हैं, तो एक बार आप प्रश्न जरूर नोट कीजिएगा। मैं यहाँ जल्दी लिखूंगा, फिर इसको मिटा दूंगा, चलिएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, एक है गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आप यहाँ से लिखेंगे, मैं आपने 17 नंबर पर जो नहीं, ये अपना 12 नंबर 13 पे ये लिखेंगे आप। गुप्त साम्राज्य की प्रशासन, गुप्त साम्राज्य की प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन करो। संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये प्रश्न लिखिएगा आप। ये 13 प्रश्न हो गए। 14 नंबर पर अगर मैं आपको जल्दी लिखा देता हूँ, फिर मैं प्रश्न पर भी बात करनी है। मौर्यकालीन शासन प्रबंधन पर, मौर्यकालीन शासन प्रबंधन पर, मौर्यकालीन शासन प्रबंधन पर टिप्पणी एवं पतन के क्या कारण थे, पतन के क्या कारण थे, ये नोट कीजिएगा आपने। प्रश्न नंबर 15 पे मैं आपको ये प्रश्न यहाँ लिखता हूँ। 15 नंबर पे जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति एवं
ताम्र पाषाणिक कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता, संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, विशेषताओं का वर्णन करो। ये जो हमारा जो प्रश्न है 15 नंबर पे, देखो मैंने लिखा है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति एवं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रखता है। मौर्यकालीन शासन प्रबंधन कैसा था, उस पर टिप्पणी लिखिए एवं पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे मौर्यकालीन, तो इसको भी याद कीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला जो हमारा जो दो तीन प्रश्न और बाकी हैं, 18 प्रश्न हैं कुल मिला के। जो हमारा जो 16 नंबर पर जो प्रश्न है मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, ये अपनी कॉपी में नोट करें। भारतीय संस्कृति में 16 और भारतीय संस्कृति में 16 व पल्लवों के योगदान पर एक निबंध लिखिए। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। और 17 नंबर पर जो हमारा प्रश्न है, हर्षवर्धन की विजयों एवं नव पाषाणकालीन संस्कृति क्या है, लिखिए संस्कृति क्या है। ये प्रश्न हमारा 17 नंबर पे था। 18 नंबर पर जो हमारा प्रश्न है इसको भी आप नोट कीजिएगा। 18 नंबर पे जो हमारा प्रश्न है, पुष्यमित्र एवं रुद्रदामन की उपलब्धि का वर्णन करो। पुष्यमित्र व रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन करो। ये जो हमारा प्रश्न है, देखो पहला जो 16 नंबर पे जो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में 16 और पल्लवों के योगदान पर निबंध लिखिए। हर्षवर्धन की विजयों एवं नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या थी, ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पुष्यमित्र एवं रुद्रदामन की उपलब्धियों का भी वर्णन करो। ये हमारे जो 18 प्रश्न है, यहाँ से ही सारे अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न जितने भी हैं इन 18 प्रश्नों में से ही बनेंगे। आपको अपने बुक में से बहुत अच्छी तरह से हमारे द्वारा जो नोट्स वगैरह दिए हुए उसको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। आपको सारे प्रश्न इस 18 प्रश्न में से ही मिलेंगे। तो चलिएगा हम अगले एक एक प्रश्न पर अपन बात कर रहे हैं। जो हमारा जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपन बात करते हैं। जो हमारा जो पहला प्रश्न है, इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। चलिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत का वर्णन करो। देखो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि प्राचीन, पहले तो हम सीधा 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि इतिहास किसे कहते हैं। देखो इतिहास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और दूसरा है हास। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इति का मतलब होता है, मैंने कई बार बता दिया है पहले, और हास का मतलब होता है घटना। हास का मतलब क्या होता है, घटना। प्राचीन समय में
कोई ऐसी घटना हुई उसे हम इतिहास कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के संदर्भ में, अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें तो अतीत का ज्ञान ही वर्तमान है और वर्तमान को हम इतिहास कहते हैं। ये अगर परिभाषा लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर नहीं आ रही है परिभाषा तो इति का मतलब होता है पहले, हास का मतलब होता है घटना। प्राचीन समय में कोई ऐसी घटना हुई उसे हम इतिहास कहते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसको परिभाषा नहीं आ रही होगी, तो आप सीधा ऐसे लिखिए ऐसा हुआ था उसे हम इतिहास कहते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो कई फिर अब कोई पास में विद्यार्थी बैठा, उसने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसे इतिहास कहते हैं, तो आप सीधा एक उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जैसे 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो ऐतिहासिक युद्ध है वो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा प्रताप और दिल्ली के बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मान सिंह की विजय हुई और महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। और ये जो युद्ध हुआ था मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये एनसीईआरटी कहती है। कौन कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार ये युद्ध है। अगर गोपीनाथ जी शर्मा कहते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 21 जून 1576 को लड़ा गया था। तो ये तो आपने परिभाषा हुई। परिभाषा में आप लिखना अतीत का ज्ञान ही वर्तमान है और वर्तमान को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन समय में कोई ऐसी घटना हुई उसे हम इतिहास कहते हैं। 2 नंबर का अगर प्रश्न है। सुविधा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इतिहास को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? प्रश्न आ जाए कि इतिहास को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ये 3 भाग मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला भाग है वो प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो है वो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है। और तीसरे भाग का नाम है आधुनिक भारत, आधुनिक काल। ये आधुनिक काल 3 भागों के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू काल के नाम से जाना जाता है और मध्यमकालीन इतिहास को मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है और आधुनिक काल के इतिहास को अंग्रेजी काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का शासन था, यहाँ पर मुसलमानों का शासन था और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो इसलिए ये सुविधा की दृष्टि से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है कि जो इतिहास के जो काल को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 काल है। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो ये अगर प्रश्न परीक्षा में आए तो आप किस तरीके से लिखेंगे। देखो इतना हम ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो फिर समय नहीं है। चलिएगा आप इसे ये देखो आद्य ऐतिहासिक काल मैं आपको बता देता हूं। पहला जो हमारा है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये किसे कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल।
ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और उसे पढ़ा भी गया। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और उसे पढ़ा भी गया, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो देखो, हम जैसे कोई भी ग्रंथ ले सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, ये ग्रंथ है, उसको पढ़ा भी गया और लिखा भी गया था। तो इस तरीके से देखो, इतना समय नहीं है, डिटेल में नहीं जाएंगे, 2 नंबर में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा यहाँ से प्रश्न, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। देखो, सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदू काल के नाम से हिंदुओं का शासन था। दूसरा जो था वो मध्यकालीन इतिहास है। तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अपन बात करें तो उसमें मुसलमानों का शासन था। तो ये मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास अंग्रेजी शासन काल था। हम इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इस पर हम बात करते हैं थोड़ी। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। देखो, अगर आपको इतिहास है, हमने उसको ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना हमारे किसी भावी पीढ़ी के द्वारा देखा गया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है। ऐसे कौन से साक्ष्य और सबूत हमें प्राप्त हुए जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस सभ्यता, ये दुनिया, जो प्राचीन समय में जो दुनिया नष्ट हो चुकी है, वो कैसी थी। हमने इस दुनिया को नहीं देखा। प्राचीन समय में नए नए जो राजवंश हुए, जैसे मौर्य राजवंश हुआ, गुप्त काल हुआ, ये यहाँ के राजा महाराजा कैसे थे, उनका शासन कैसा था, हमने नहीं देखा। हमारे कुछ साक्ष्य और सबूत हमें ऐसे प्राप्त हुए जिससे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इन राजाओं ने किन किन राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिए, उनका शासन कैसा था, उन्होंने कौन से स्तंभ बनाए, कौन से महल बनाए, कौन से राजप्रसाद बनाए, उनके समय में कौन से कैसे सिक्के थे, क्या ये सोने के सिक्के चलाए। तो इन सारी जानकारी हमें साक्ष्य और सबूत से मिलती है। इतिहास को जानने के प्रमुख जो स्रोत थे वो कौन से थे? इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास को जानने के स्रोत सुविधा की दृष्टि से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? एक प्रश्न में और मिटा देता हूं, फिर बाद में उसको लिख देंगे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, यहाँ लिखने में अपने समस्या हो जाएगी। चलो, यहाँ कुषाण तक अपन बाद में लिख देंगे। चलिए, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, जानने के स्रोत कौन से थे? तो देखो, अपन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत की बात करें तो पहला जो हमारा जो स्रोत है वो है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत। दूसरा जो हमारा अगर बात करें तो वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तीसरे अगर हम इसकी बात करें तो वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। ये जो हमारा देखो, ये तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। एक तो साहित्य स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के स्रोत। साहित्य स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे ब्राह्मण साहित्य है, देखो ब्राह्मण साहित्य है, आरण्य है, उपनिषद है। देखो, ब्राह्मण साहित्य, आरण्य, उपनिषद, पुराण है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य है, उपनिषद है, पुराण है। ये सारे साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्या क्या आते हैं? जैसे एक तो आते हैं वेद, एक आता है आरण्य। क्या होता है? आरण्य। दूसरा आता है पुराण। पुराण है, ये भी साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद भी साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है। और महाकाव्य भी है, ये भी साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं।
देखो ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि वेद कितने हैं, तो वेद आप सीधा लिखेंगे, उत्तर आते ही वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप लिखेंगे ऋग्वेद है, वो सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। जैसे कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये मतलब 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, आप याद कीजिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महाकाव्य, यहां से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर बनता है 2 नंबर में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे महाकाव्य के अंतर्गत हम बात करें यहाँ सीधी महाकाव्य में, तो महाकाव्य में एक तो रहता है महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी, ये प्रश्न आ जाए तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की थी, जिससे उस समय के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अगर महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य ग्रंथ के अंतर्गत दूसरा महाकाव्य आता है, तो वो आता है रामायण। क्या आता है? रामायण। और रामायण की जो रचना करने वाले थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। यहाँ पर भी उस समय के सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है रामायण से। रामायण, ये ध्यान रखना 2 नंबर में प्रश्न आ जाए कि महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ये देखो साहित्य के अंतर्गत ये सारा ये आते हैं, ठीक है। ये अपन उसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में अपन पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में साहित्य भी 3 प्रकार, एक तो ब्राह्मण साहित्य है, एक जैन साहित्य है और दूसरा होता है हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। हमने यहाँ पर ये बात की है वो ब्राह्मण साहित्य की। अब सीधा मैं आपको बौद्ध साहित्य से जोड़ने का प्रयास करूंगा। चलिएगा जल्दी इसको पूरा करते हैं। चलिएगा, तो इसमें क्या होता है, देखो जैन साहित्य के अगर मैं बात करूं आपको बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत महात्मा, ये त्रिपिटक का आपने नाम सुना होगा, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये 3 पिटक थे। दूसरे अगर हम बात करूं तो उसमें महावंश और दिव्यादान का आप नाम सुना होगा। ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, इससे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, तो अब मैं आपको सीधा लेकर जा रहा हूं, बौद्ध धर्म से जोड़ूंगा आपको। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो चलिएगा, पहला आता है त्रिपिटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक कितने हैं? त्रिपिटक, तो आपको सीधा त्रिपिटक में लिखना है अभिधम पिटक, सूत पिटक नहीं, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। ये 3 पिटक ये बौद्ध ग्रंथ हैं। दूसरा है दिव्यादान, महावंश, दीपवंश, दिव्यादान, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। कौन से? सारे क्या है? बौद्ध ग्रंथ। इससे अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक है, अभिधम पिटक है, सूत पिटक है और विनय पिटक है, महावंश है, दीपवंश है और दिव्यादान है, ये सारे हैं बौद्ध ग्रंथ हैं। इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बुद्ध स्त्रीत नामक ग्रंथ से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी।
अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, महावंश और दिव्यादान से हम मौर्य कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महावंश और दीपवंश से मौर्य काल के अंतर्गत राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हम बात करें दिव्यादान है, बुद्ध श्रित है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये अभिधम पिटक है, जैसे अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो इसमें क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, भिक्षुक और भिक्षुणियां वगैरह अनुयायी हैं, उनके आचार विचार है, दैनिक जीवन के जो नियम है, रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश है, उनके सिद्धांत है, उनकी व्याख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं इन ग्रंथों से। और दूसरा यह होता है, उनको टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। 3 टोकरी, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। तो ये तो हाँ बौद्ध साहित्य था, इतना समय नहीं है, अपन जल्दी इसको देख लिया, बौद्ध साहित्य। दूसरा मैं आपको सीधा जैन साहित्य की ओर ले जाऊंगा। जैन साहित्य में कौन कौन से हैं? जैन साहित्य, जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है एक तो परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन है। दूसरा है भद्रबाहु श्रित, भद्रबाहु श्रित। तीसरा है भगवती सूत। ये जो हमारा 3 ग्रंथ हैं, ये जैन साहित्य है। और जैन साहित्य परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो परिशिष्ट पर्वन में जैन धर्म के प्रमुख शासकों और सम्राटों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और जैन धर्म के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो कोई भी तरह की हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी है सब इससे। भद्रबाहु श्रित से हमें कौन सी देखो, भद्रबाहु श्रित, तो भद्रबाहु और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु श्रित से चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। भगवती सूत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखना, ये आप याद करिएगा। ये जैन साहित्य है, परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु श्रित है और भगवती सूत है। चलेगा, ये तो जो हमारे थे साहित्य स्रोत के अंतर्गत। अगर हम दूसरी से बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, जैसे अपन बात करता हूँ, एक तो मैं सीधा लिखूंगा अभिलेख है, ये पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। सिक्के आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। तीसरा आता है मोहरें आती है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अभिलेख, सिक्के, मोहरें, और मैं आपको बताऊंगा अभिलेख है, सिक्के हैं, मोहरें हैं, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत और अपन किसको लिखेंगे थोड़ा, तो ये तो जो हमारे पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ये सारी आते हैं। अभिलेख स्तंभ है और अभिलेख है, स्तंभ हैं, तो सिक्के, मोहरे हैं, स्तंभ है, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत है। और स्मारक को भी लिख देते हैं, स्मारक। तो ये देखो आते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, जैसे अभिलेख के, सिक्के हैं, मोहरे हैं, स्तंभ है और स्मारक है। राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी जैसे विजयों के उपलक्ष्य में है या अपने विजयों के उपलक्ष्य में बहुत सारे उन्होंने अभिलेख वगैरह बनाए, तो ये भी इतिहास को जानने के स्रोत से। राजा महाराजाओं ने अपने शासनकाल के अंतर्गत बहुत सारे सिक्के भी चलाए थे, तो सिक्के सोने के थे, तो हम इतिहासकारों ने जैसे हमने पता लगाया कि इस समय का जो राजा था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ पर मोहरें कई प्रकार की, जैसे मोहरें प्राप्त हुई, कई तांबे की मोहरें प्राप्त हुई, तो हम कहते हैं कि राजा महाराजा की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी, ठीक है। तो स्तंभ भी मिले और स्मारक भी मिले, तो ये सारे पुरातात्विक यानी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख की बात करें तो जैसे हम अभिलेख, राजा महाराजाओं के द्वारा बहुत सारे अभिलेख, जैसे कांच की यानी कठोर पत्रों पर जो कोई भी लिखा जाता था उसको बोलते थे अभिलेख। उदाहरण के तौर पर बात करें तो समुद्रगुप्त का जो एक प्रयाग स्तंभ
लेक है। ये इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। आपका प्रश्न आ जाए कि प्रयाग स्तंभ लेक कहाँ पर है, ये इलाहाबाद के अंतर्गत है और कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, इसको याद कीजिएगा। दूसरा, ये स्तंभ लेक के अंतर्गत, ये अभिलेख के अंतर्गत आएगा। दूसरा, अगर हम बात करें सीधा, तो मैं आपको ले जाऊंगा, अशोक के द्वारा बहुत सारे अभिलेख है, जैसे गुहा लेक, स्तंभ लेक बनाए गए, तो ये भी इसको हम अभिलेख के में लिखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें तो महरौली स्तंभ लेक कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी देखो, महरौली का स्तंभ लेक कहाँ पर है, अगली बार अगर ये प्रश्न परीक्षा में आया था तो ये आप सीधा लिखेंगे दिल्ली में। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तो ये है, जैसे सिक्के हैं तो कई स्थान पर सिक्के से राजा महाराजाओं की राजनीतिक स्थिति, उसकी वंशावली के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मोहरों के माध्यम से, उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में, उदाहरण की और बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति के बारे में मोहरों से जानकारी प्राप्त होती है कि कुछ मोहरें ऐसी प्राप्त हुई जिसके ऊपर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के जो क्या चित्र प्राप्त हुए। तो इतिहासकारों ने कहा कि इस समय के जो लोग हैं वो शिव शंकर के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा हुआ करती थी। स्तंभ भी वगैरह प्राप्त हुए। ये थे पुरातात्विक स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूं। एक हम सीधा यूनानी विदेशी यात्री कौन थे, यूनानी। एक तो हम हिकेटिक्स की बात करें तो उसने एक भूगोल नामक ग्रंथ लिखा जिससे संपूर्ण भूगोल के बारे में, संपूर्ण भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हम बात करेंगे तो हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस है, हिकेटिक्स है, आपने एक हेरोडोटस का नाम लिख देता हूँ, हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिससे संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा हम बात करें सीधा यूनानी लेखक के अंतर्गत मैगनिस्त का, तो ये सेल्यूकस का राज दरबारी था। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये बहुत प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, सीधा अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाए, मैंने कई बार लिखवा दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा लिखेंगे कि इंडिका नामक पुस्तक की इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप सीधा लिखेंगे हेरोडोटस नामक ने इंडिका नामक पुस्तक, मैगनिस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये यूनानी राजदूत हुआ करते थे। दूसरा अगर हम सीधा बात करें, ये तो चीनी यात्री कौन थे, तो आप सीधा फायान का नाम मैं लिख देता हूँ। फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के जो महलों को, राजप्रसादों को देखकर कहा कि ये स्वयं देवताओं के द्वारा बनाए गए महल है। तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। सीधा मैं बात ले जाऊँगा आपको हैनसांग से मिलाऊंगा। हैनसांग है, ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में इससे राजा हर्षवर्धन की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। एक तीसरा चीनी यात्री का नाम था इति सिंह, इसको भी याद करेंगे। इति सिंह भी एक चीनी यात्री था। इस के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि इस समय के जो प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से थे, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, काशी है, अयोध्या विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इति सिंह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और हैनसांग है वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। मैं सीधा बात करूंगा, एक तिब्बती लेखक है जिसका नाम था तारानाथ जी।
ये तारानाथ जी हैं, वो तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक दो ग्रंथ लिखा। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तिब्बती लेखक तारानाथ के द्वारा लिखा गया था, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको आप याद कीजिएगा। अरब से भी बहुत सारे यात्री आए, जैसे अल मसूदी आए, अल बरूदीन आए हैं, जिसने तकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो इससे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना समय हमारे पास नहीं है। तो ये देखो प्रश्न परीक्षा में 15 नंबर में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, तो आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की, अगर हम इंपॉर्टेंट प्रश्न की कुछ बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के कारण। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, देखो इसके अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता भी है। कैसे उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा? एक दिन में सीधा अंग्रेजी शासनकाल की बात करेंगे। अंग्रेजों का उस समय शासन था। तो एक व्यक्ति था जिसके बात है 1826 की बात है। 1826 की बात है। तो चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति था। इसने एक टीले को देखा। इसने कहा, एक टीले को देखकर कहा कि यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, सबसे पहले किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था? वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में, लेकिन इसकी बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन अंग्रेजों 1856 की बात है, उस समय लाहौर से कराची के रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो दो इंजीनियर भाई थे, विलियम ब्रटन बंधु के नाम से, विलियम और ब्रटन बंधु दोनों को इस रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दे दिया, जिसके लिए ईंटों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने ईंटों की खोज के लिए इधर उधर निकले। तो वहाँ पर उनको एक टीला दिखाई दिया और टीले को खुदाई की। तो वहाँ पर उन्होंने ईंट मिली, और ईंट मिलने के बाद में उन्होंने आकर वहाँ बताया कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता, यहाँ कोई दुनिया, एक ऐसी दुनिया थी जो अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उसका सर्वे किया गया, और सर्वे करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने सर्वे किया 1856 में। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उसका सर्वे किया गया, और वहाँ पाया गया कि वास्तव में हकीकत यहाँ कोई सभ्यता थी। तो फिर उसकी खुदाई की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य 1800 उत्खनन का जो कार्य, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन का जो कार्य शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 1800 देखिए मैं बात करता हूँ 1821 की बात है अपन। जैसे उनका उत्खनन जो कार्य 1921 कब है? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जो पहला स्थल प्राप्त हुआ, जिसका नाम था हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। ये पंजाब में था, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। पाकिस्तान में, पहले ये पंजाब में था, अब वर्तमान में वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। ये हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल होने के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार। आपका प्रश्न आ जाए कि किसे हड़प्पा सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है, तो आप सीधे लिखेंगे हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? वो हड़प्पा सभ्यता था। उत्खनन कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। हड़प्पा पंजाब में था, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में 1922 के अंतर्गत राखलदास बनर्जी के द्वारा
इसका उत्खनन किया गया, तो वो उत्खनन किया गया था मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और उसे मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। इसको भी 2 नंबर में अगर प्रश्न आ जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था। तो वो कब किया गया? 1922 में। अभी 1922 के में दूसरा स्थल था। 1922 में दूसरा स्थल की खुदाई यानी उत्खनन कार्य किया गया था, वो किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये मोहनजोदड़ो, उस स्थान का नाम था मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्दों का टीला, और मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। तो ये स्थान कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध में नकलिस्तान नामक स्थान पर है। नकलिस्तान नामक स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। 1922 में राखलदास के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। मुर्दों का टीला और मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो थी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आपका प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थलों के नाम लिखो, तो आप सीधा लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, आप लिखना है आलम, धोलावीरा, लोथल, बनावली। ये मैंने बहुत सारे स्थलों के नाम बता दिए हैं। जैसे आप देखो सूद गैडनौर, आप मांडा है, आलमगीरपुर है, आप इसको बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। धोलावीरा है, लोथल है, बनावली है, मित्ताथल है। ये बहुत सारे जो स्थल हैं, यानी सोरतुघोई है। तो आप इस तरीके से, या मैंने बहुत सारे स्थलों के नाम बताए। अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थलों, एक देखो कालीबंगा का नाम सुना होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिले में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया, ये प्रश्न परीक्षा में एक आए कि जूते हुए खेतों के अवशेष कहाँ से मिले, तो वो कालीबंगा से मिले थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न कई बार आते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है, तो आप सीधा लिखेंगे काले रंग की चूड़िया, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा यह। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, तो इस पर हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन, इसकी विशेषता क्या थी? उसका नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है नगर। पहला बिंदु है नगर। देखो, नगर के अंतर्गत क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है एक योजना के भांति बना हुआ था। कैसे योजना की बात कर रहे हैं, तो सीधा हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में दुर्ग बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंतर्गत तो बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। अगर इसकी बात करें, पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंतर्गत नगर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ का समाज कैसा था, तो सीधा अगर प्रश्न आ जाए तो यहाँ का जो समाज कैसा था, वो मातृशतात्मक था। क्या था? मातृ माता ही घर का मुखिया हुआ करती थी, मातृशतात्मक था। तो देखो, पश्चिम में दुर्ग बना हुआ था और पूर्व में नगर बने हुए थे। इस पश्चिम या दुर्ग के अंतर्गत बड़े बड़े राजा महाराजा सामंत लोग हुआ करते थे, वो दुर्ग के अंतर्गत रहते थे। और पूर्व के अंतर्गत नगर बना हुआ था और नगर के अंतर्गत सामान्य जनता वहाँ यहाँ निवास करती थी। और ये नगर इस तरीके से बने हुए थे जैसे लग रहा था कि यहाँ किसी इंजीनियर ने इस नगर को बनाया हो। इस इंजीनियर ने बड़े दिमाग से इस नगर को बनाया है, ऐसा लग रहा था। चलिएगा, ये तो था नगर की बात की हमने। तो अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा वो है यहाँ की सड़कें कैसी थी। सड़कें कैसी थी? देखो, उदाहरण की बात करें तो यहाँ की जो सड़कें हैं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की, और यहाँ की जो सड़कें कैसी हुई थी? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बनी हुई थी। और ये जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण की भांति काटती थी।
सिंधु घाटी। तो इसको एक ग्रिड पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रिड पद्धति कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप सीधा लिखेंगे उसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पश्चिम से देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था। और उसकी यानी जो सड़कें को साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था और जगह जगह पर बर्तन भी रखे जाते थे कूड़ा करकट डालने के लिए। ऐसी जो ये सड़कें बनी हुई थी। चलिएगा, ये तो सड़कें की बात की है। दूसरी यहाँ की नालियाँ कैसी थी, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी नालियों की बात करें तो उसकी नालियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां कैसी थी? चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम नालियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे घरों का गंदा पानी, जैसे बरसात का जो गंदा पानी होता सतहों पर इकट्ठा हो जाता था, घरों का गंदा पानी है, गलियों का जो गंदा पानी घर से बाहर निकालने के लिए तो लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो नालियों का उपयोग किया करते थे। और जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। कैसी बनी हुई थी? पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और ये इन नालियों को ईंटों और पत्थरों के द्वारा ढक दिया जाता था, यानी ढक दिया जाता है। ये नालियाँ देखो, घरों का, गलियों का और बरसात का पानी घर से बाहर निकालने के लिए ये लोग नालियों का उपयोग करते थे। ये नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी और इन नालियों को पत्थरों व ईंटों के द्वारा ढका जाता था और नालियों के किनारे पर गड्ढे बनाए जाते थे ताकि वो कचरा वगैरह होता था वो गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो जाता था। गड्ढों में क्या हो जाता था? इकट्ठा हो जाता था। तो ये याद ध्यान रखिएगा। नालियाँ कैसी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। नालियों को ढका जाता था पत्थरों और ईंटों के माध्यम से। घरों, गलियों और वर्षा के पानी को ये घरों है, गलियों है और वर्षा के पानी को, घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियों का उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कुआं, अगला जो हमारा बिंदु है वो है कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर में कुआं बना हुआ था। हर घर में लोग क्या होते थे? देखो, पानी पीने के लिए यानी पानी का उपयोग करने के लिए हर घर के अंतर्गत क्या बना हुआ था? कुआं। और ये कुआं है वो 2 से 7 फुट का होता था। हर घर के अंतर्गत कुएं होते थे और कुएं कैसे होते थे? अंडाकार होते थे। अंडाकार कुएं भी कैसे होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंडाकार, अंडे के अनुसार गोल तरह से ये कुआं होता था। कुएं को चारों ओर से अपन इसको क्या कहते थे? दीवार, यानी चारों ओर से दीवारें बनी हुई थी। इस कुएं के चारों ओर पक्की दीवारें बनाई जाती थी ताकि कोई भी छोटा बच्चा है उसको अंदर न गिरे। तो ये होता था ध्यान। सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर के अंतर्गत कुआं प्राप्त हुआ जो 2 से 7 फीट लंबा होता था। और साथ में अगर हम बात करें तो ये कुएं अंडाकार होते थे और फिर कुएं को चारों ओर से दीवार से मजबूत बनाया जाता था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। ध्यान रखनी है, ये कुएं बने हुए थे। अगला जो हमारा जो बात करें तो सफाई एवं रोशनी व्यवस्था। सफाई एवं रोशनी व्यवस्था, सफाई व रोशनी व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। वो सड़कों के किनारे बड़े बड़े बर्तन रखते थे ताकि जो कूड़ा करकट जैसे कूड़ा करकट वगैरह होते थे तो वो बर्तनों के अंदर डाल सके ताकि साफ यानी सफाई अच्छी तरह से सड़कों के ऊपर सफाई हो। तो ये बर्तन वगैरह रखते थे और जो कचरा होता था वो नगरों के बाहर फेंका जाता था। दूसरा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जगह जगह पर दीप स्तंभ लगे हुए थे, यानी रोशनी की व्यवस्था थी। तो इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नगर पालिकाओं की व्यवस्था थी, नगर पालिका बनी हुई थी, इसलिए ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय, नगर पालिका।
नगर पालिका की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर दीप स्तंभ मिले, यानी रोशनी की व्यवस्था मिली। जगह जगह पर यानी कूड़ा करकट रखने के लिए बर्तनों का ये इस्तेमाल करते थे। तब लोगों ने लगा कि यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें, सार्वजनिक अन्नागार भी प्राप्त हुए। स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल, अगला बिंदु डालेंगे विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने पर एक मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। 180 फीट चौड़ा और 180 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा ये विशाल स्नानागार बना हुआ था। तो यहाँ पर इस स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये पक्की ईंटों का बना हुआ था विशाल स्नानागार। यहाँ इस स्नानागार के आसपास में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे, ध्यान रखना। ये 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा हुआ था। और स्नानागार में जाने, ये सार्वजनिक स्नानागार था और यहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ये पक्की ईंटों का बना हुआ, यहाँ आसपास में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। इस विशाल स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार में हमाम भी प्राप्त हुआ। हमाम कहाँ प्रयोग होता था? देखो, हमाम यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए हमाम का उपयोग किया जाता था। हमाम क्या है प्रश्न आ जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गर्म पानी करने के लिए हमाम का उपयोग किया जाता था, हमाम का उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो इसको आप याद रखिएगा, हमाम क्या था। तो विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हमारा बिंदु है ये है विशाल अन्नागार की। अगर हम बात करें, देखो ये तो हमारा विशाल स्नानागार हुआ। विशाल अन्नागार की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से विशाल अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर प्राप्त हुआ, ठीक है, हड़प्पा से। तो ये विशाल अन्नागार था, यहाँ पर बहुत सारा अन्न रखा जाता था। क्या रखा जाता था? एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, वह बहुत सारे, ये 50 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा होता था, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। यहाँ पर अन्न रखा जाता था। विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले? स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आप सीधा लिखेंगे धूला, आप सीधा आपको लिखना है धूलावीरा से। धूलावीरा से विशाल स्टेडियम के अवशेष। दो जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये भी धूलावीरा से मिले। और दूसरा, अगर ये विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले तो धूलावीरा से मिले। और विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? ये हड़प्पा से मिला था। ये 50 फुट और 20 फुट चौड़ा हुआ करता था, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। तो भवन निर्माण, उनके भवन कैसे थे? भवन निर्माण, भवन निर्माण की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन कैसे थे? भवन निर्माण, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है वो छोटे और बड़े दो प्रकार के मकान बनाते थे लोग। छोटे मकान में 4 से 3 कमरे बने हुए थे, बड़े मकान में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। ये जो मकान है वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे और जो प्लास्टर होता था वो मिट्टी का और जिप्सम का किया जाता था। जिप्सम का प्लास्टर और मिट्टी का प्लास्टर। इस मकान के अंतर्गत आंगन भी बनाते थे लोग, रसोई घर वगैरह बनाते थे, शौचालय बनाते थे, कुएं आदि बनाते थे, खिड़कियां बनाते थे, यानी आंगन वगैरह बनाते थे। 2 मंजिला मकान बनाते थे, कई जगह 3 मंजिलों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तो ये उनके भवन ऐसे हुए करते थे। छोटे या बड़े मकान बनाते थे। छोटे मकान में 3 से 4 कमरे होते थे और बड़े मकान में कितने भी कमरे हो सकते हैं। छोटे मकान में आम लोग रहते थे, बड़े मकान के अंतर्गत राजा महाराजा सामंत आदि रहते थे।
और इन मकानों में मिट्टी और जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था और साथ में ये घरों के अंतर्गत आंगन, शौचालय वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। तो इस पर भी अपन ये थोड़ा ये मकान वगैरह थे। अब हमें सीधा समय गवाए, मैं आपको ये सिंधु घाटी जो सभ्यता का है जो उसका पतन किस तरीके से हुआ था तो उस पर अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। पतन, जलवायु परिवर्तन पहला बिंदु है, इसकी पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता, कई इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो पतन है वो जलवायु के परिवर्तन के कारण डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है जलवायु परिवर्तन कारण के, क्योंकि जलवायु शुष्क हो चुकी थी और जैसे ही जलवायु शुष्क हो गई तो जो पेड़ पौधे थे हरे भरे जो पहले हुआ करते थे वो क्या हो गया कि वो जो पेड़ पौधे वो सूख गए। तो पेड़ पौधे सूख जाने के कारण जो वनस्पति सूख गई, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। और सिंधु नदी ने भी अपना जो स्थान परिवर्तन कर दिया था, तो जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। ये राजबली पांडे कहते हैं ये। दूसरा अगर हम बात करें उसकी बाढ़ आने के कारण, बाढ़ का प्रकोप, एक इतिहासकार मैके का कहना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी घाटी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ये इतिहासकार मैके साहब कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है देखो बाढ़ आने के कारण। तो एक और देखो अब मैं बात कहूँगा कि ऐसा कौन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बचा था। ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया था इस बार। तो वो था मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बचा था, ध्यान रखना। दूसरा भूकंप, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है वो भूकंप आने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से क्या हो गया था, भूकंप आ गया, जिसके कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गई थी, नष्ट। दूसरा होता है संक्रामक रोग के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। देखो कुछ ऐसी जो बीमारियां, मलेरिया वगैरह है, कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां आ गई जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। ये एक ऐसी दुनिया थी जो दुनिया नष्ट हो चुकी थी। तो ये नदियों का दिशा परिवर्तन, डेल्स नामक इतिहासकार कहते हैं नदियों का दिशा परिवर्तन। एक इतिहासकार डेल्स का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो नदियों के द्वारा दिशा परिवर्तन करने के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, उसका दिशा परिवर्तन, जिसके कारण लोगों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई, जिसके कारण भी ये सभ्यता पूरी तरह से पतन के गर्त के अंतर्गत चली गई। तो ये अपना जो था, तो ये सभ्यता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के हमने पतन है। अगर हम दूसरी अगर सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की बात करें तो कार्बन पद्धति के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 ईस्वी तक का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कहलाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी थी, और इसकी जो पतन के कारण और ये नगर, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। चलिएगा हम अगले बिंदु की अगर हम बात करें, वैदिक कालीन राजनीतिक आर्थिक जीवन का वर्णन करो। वैदिक कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करो।
जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई तो फिर एक नई सभ्यता हमें देखने को मिली, उसको बोलते थे वैदिक सभ्यता। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। और ये जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर उसकी तुलना की बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। आइए वैदिक सभ्यता क्या है, हम कुछ उसके परिचय के, देखो पहले आपको उसका क्या परिचय देना बड़ा आवश्यक होता है। अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको पहले उसका परिचय देना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी थी? ये पितृशतात्मक थी, पितृशतात्मक थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण ये वैदिक सभ्यता कहलाई। वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण ये कैसी? वैदिक सभ्यता। वेद कितने हैं मैंने आपको बता दिए, 4 हैं, ठीक है। सुविधा की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल की सभ्यता, एक उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। देखो वैदिक सभ्यता को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? एक तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता, दूसरे उत्तर वैदिक काल की सभ्यता। यानी जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण ये वैदिक सभ्यता कहलाई। ये पितृशतात्मक थी, पिता घर का मुखिया हुआ करता था और ये वेदों से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता है उसमें जैसे ऋग्वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल का है। और 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो है उत्तर वैदिक काल का। इस उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, कई बार सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में उसको करने का प्रयास करते हैं तो आप उसके परिचय के अंदर इतनी सारी बातें लिख सकते हैं। 2 भागों में 1500 ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भाग हैं और दोनों में आर्थिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। चलिए आर्थिक स्थिति की अगर हम सीधा बात करेंगे, सीधी हम आर्थिक स्थिति के बारे में ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि उस समय की अगर हम स्थिति की बात करें आर्थिक स्थिति में तो कृषि, पहला कृषि। देखो ऋग्वैदिक सभ्यता का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि के अंतर्गत गेहूँ है, चावल है, अन्न है, बाजरा है, ये अन्न है, बाजरा है, गेहूँ है, ये सारी फसलें उगाते थे। फसलें उगाने के लिए वो हल व बैलों का उपयोग करते थे। जब फसलें उग जाती थी तो हाशिए के माध्यम से इस फसल को काटा जाता था। हाशिए के माध्यम से इस फसल को काट लिया जाता था। और जो ये है जो कुएं हैं, नदियां हैं, नहरों के माध्यम से भी सिंचाई का कार्य किया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कृषि गेहूँ, चावल, दाल, तिल, ये देखो गेहूँ है, चावल है, दाल है और तिल आदि फसलें उगाते थे। ये जो कृषि कार्य है वो हल व बैलों के माध्यम से भी किया जाता था। जब फसलें उग जाती थी तो हंसियों के माध्यम से उस फसलों को काटा जाता था। ये फसलें नहरों है, कुओं और नदियों के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता था वैदिक सभ्यता के समय में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत यहाँ तक मैंने बता दिया है थोड़ा, ठीक है। कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, ये तो कृषि की बात कर ली है हमने, तो कृषि। दूसरा है पशुपालन। पहला बिंदु, मुख्य बिंदु लिखा पशुपालन। दूसरा उनका व्यवसाय था पशुपालन।
पशुओं के अंतर्गत गाय उसका मुख्य पशु हुआ करता था, जो क्रय विक्रय का माध्यम हुआ करता था। इसके अलावा वो बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ते, गधे आदि पशुओं को पाला करते थे ये लोग। जैसे बैल है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, कुत्ते है, गधे आदि पशुओं को, और गाय उसका सबसे प्रिय पशु था। वैदिक सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? गाय था। गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ते, गधे आदि पशुओं को पालते थे। इन पशुओं से जो उनकी जो खालें वगैरह होती थी, इनसे वो क्या बनाते थे? बैग वगैरह, चमड़े के बैग वगैरह तैयार किए जाते थे, चमड़े की वस्तुएं तैयार की जाती थी। इन पशुओं से जो दूध, दही और घी आदि प्राप्त होते थे, तो वे इनका भी उपयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग इन पशुओं का उपयोग करते थे। गाय है, उसका वस्तु विनिमय का साधन हुआ करता था। गाय बड़ा पवित्र हुआ करती थी। तो ये उस गाय का बहुत अधिक महत्व था। तो ये ध्यान रखिएगा, पशुपालन के अंतर्गत उसमें घी, दूध आदि का भी, उसमें ये पशु वगैरह देते उसका भी उपयोग किया जाता था। तीसरा अगर हम बात करें सीधी उसकी, तो उद्योग धंधे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के जो लोगों का जो उद्योग धंधे बड़ा उन्नत अवस्था में था। सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग भी उस समय प्रचलन के अंतर्गत था। कपड़ों के ऊपर कढ़ाई का कार्य भी किया जाता था। सूती और ऊनी वस्त्र उस समय बहुत प्रचलन में। इसके बाद में वहाँ पर कुंभकार का जो कार्य था, वो साग के द्वारा वो बर्तनों का निर्माण करते थे। ये भी उद्योग धंधों उस समय कुटीर था। स्वर्णकार भी हुआ करता था। स्वर्णकार सोने के बहुत आभूषण आदि का निर्माण किया करता था। बाकी में कुछ चिकित्सक होता था, वो जड़ी बूटियों के माध्यम से जड़ी बूटियों और दवाई के माध्यम से लोगों का इलाज किया करता था। और बढ़ई का कार्य होता था। तो बढ़ई है वो उस समय के जैसे रथ है, नाव है, श्यारपाई, ये आदि को उस बढ़ई के द्वारा बनाई जाती थी। लोहार भी हुआ करते थे। वे तांबा है, लोहा है, कांचा है, उनसे कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि को तैयार करवाए जाते थे। इतने सारे जो दस्तकार वगैरह वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हुआ करते थे। तो आप उद्योग धंधों के अंतर्गत सूती व ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे, उस पर कढ़ाई भी की जाती थी। यहाँ पर शिल्पकार भी हुआ करते थे। साथ में उन्होंने बड़े के द्वारा नाव है, चारपाई है, रथ है आदि बनाए जाते थे। कुंभकार के द्वारा स्वाग के माध्यम से कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। लाहौर जो लोहार लोग होते थे, वो उनके द्वारा कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखना, उसमें उद्योग धंधे के अंतर्गत आप किसे व्यापार व वाणिज्य। वैदिक सभ्यता के समय जो व्यापार होता था, वो स्थल व जल दोनों मार्ग से होता था। स्थल व जल दोनों मार्गों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार भी होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। जो मैं आपको बता, स्थल और जल मार्ग से होता है। स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था, वो गाड़ियों के माध्यम से होता था, जैसे घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, ऊंट गाड़ियों के माध्यम से। और जल मार्ग से नाव के माध्यम से होता था। इन ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा और ऊंट है, ये इनके द्वारा खींचा जाता था और उनके माध्यम से। और वैदिक सभ्यता के समय में एक पणी नामक एक व्यापारी हुआ करता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाता था। वैदिक सभ्यता के समय निक्ष नामक एक सिक्का हुआ करता था। ये सोने का सिक्का होता था। प्रश्न आ जाए कि निष्क क्या था, ये प्रश्न कई बार परीक्षा के अंतर्गत आया है कि निष्क क्या था। तो ये एक सोने का सिक्का होता था वैदिक सभ्यता के समय में। पणी क्या था? एक व्यापारी था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया करता था। और गाय है वो वस्तु विनिमय का साधन एवं माध्यम हुआ करती थी। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, तो गाय को बड़ा पवित्र माना जाता था। तो व्यापार स्थल और जल दोनों मार्ग से हुआ करता था। ये तो उनकी आर्थिक जीवन के बारे में बात हुई। अब उसकी राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैदिक काल की,
राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें, राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत अपन एक पहले बिंदु की अगर बात करें, राजनीतिक संगठन कैसा था। राजनीतिक संगठन, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो उनका राजनीतिक संगठन कैसा था। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, यानी बहुत सारा जो परिवार मिलकर एक गांव बनता था और गांव का जो स्वामी होता था इसको बोलते थे ग्रामीण। गांव का जो बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामीण। और बहुत सारे जो गांव मिलकर एक विष का निर्माण करते थे और विष का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे विषपति। ध्यान रखना, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ, ऐसे समझा देता हूँ, विषपति। और बहुत सारे विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे और जन का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे गोपा। गोपा कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, गोप या गोफा कहा जाता था। तो इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे जो जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे और राष्ट्र एक राजा के अधीन हुआ करता था। तो ये आप याद रखिएगा, ये समूह राजनीतिक संगठन के अंतर्गत उसकी सबसे छोटी इकाई ग्रामीण होती थी, यानी गांव होता था। और देखो कई प्रकार परिवार मिलकर एक गांव बनाते थे और गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। और फिर कई प्रकार के जो गांव मिलकर एक विष बनता था और विष का मुखिया विषपति कहलाता था। और कई विष मिलकर एक जन का निर्माण होता था और जन का मुखिया गोपा कहलाता था। और कई प्रकार के जो जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे जहाँ पर ये राजा प्रमुख हुआ करता, राजनीतिक संगठन। दूसरा हम इसकी पॉइंट की बात करें तो प्रमुख जन कौन कौन से थे। प्रमुख जन वैदिक सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख जो जन होते थे वो कौन से होते थे। तो वो जन की अगर हम बात करें तो वो जन उस समय कौन से होते थे। देखो जन की बात करें तो देखो भरत जन है, युदु है, युदु जन है, भरत जन है, और अनुष है, मत्स्य है, युदु है, युदुपुरु, मत्स्य, भरत जन, ये बहुत सारे जन हुआ करते थे उस समय के। तो उदाहरण के तौर पे पहले क्या होता है, जनों में भी बहुत सारे युद्ध होते थे। एक 10 राज्य युद्ध का नाम सुना होगा। भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के जो मध्य जो एक संगठन बनकर एक नदी के किनारे जो एक युद्ध लड़ा गया, इसमें सुदास की जो विजय होती है तो ये भी अपन जन के अंतर्गत आता है। तो राजा ये अपन याद करेंगे, राजा। दूसरा हम प्रमुख अधिकारी, ये प्रमुख जन हुआ करते थे। प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन से थे। राजा को अपने शासन कार्य में सलाह देने के लिए तो प्रमुख बहुत सारे अधिकारी लोग हुआ करते थे। तो राजा को अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। तो उस मंत्रियों में अगर बात करें तो एक आता है पुरोहित आता है। तो पुरोहित क्या होता था, एक इसका मित्र होता था, एक सलाहकार हुआ करता था। ये यज्ञ आदि कराने का काम भी क्या करता था, साथ में ये राजा के साथ में युद्ध में भाग लेता था और राजाओं के विजय के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। दूसरा होता था सेनानी। ये सेना का प्रमुख अधिकारी था। सेना को अस्त्र शस्त्र आदि उपलब्ध करवाना उसका प्रमुख कार्य था और राजा की अनुपस्थिति में सेना का संचालन स्वयं करता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उसकी प्रमुख अधिकारी। एक ग्रामीण होता था, ये भी अधिकारी, ये गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख कार्य ग्रामीण का हुआ करता था। दूसरा होता था पुरूप, ये दुर्ग का रक्षक हुआ करता था। तो ये ध्यान रखना, पुरूप कौन होता था, ये दुर्ग का रक्षक ग्रामीण, ये ध्यान रखना। सेनानी ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। तो एक होता था दूत होता था। तो जो क्या होता था, आगे जो दूसरे देशों में अपनी संधि वगैरह करवाना है, युद्ध के संदेश देना, वो दूत का कार्य हुआ करता था। तो एक स्पंस ये भी होता है, एक गुप्तचर विभाग भी होता था। चलिएगा, ये तो अपना ये। दूसरा अब मैं आपको बताऊंगा सभा एवं समिति क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभा एवं समिति, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता रहता है। सभा एवं समिति क्या थी। सभा एक ऐसी
सभा में क्या होता था, बड़े बुजुर्ग लोग और वरिष्ठ जन लोग होते थे, वो सभा के अंतर्गत आते थे। और समिति में गांव के सभी लोग इसमें भाग लेते। सभा में तो केवल जो वरिष्ठ लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, राजा सामंत लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो सभा के सदस्य होते थे। और समिति के अंतर्गत गांव के सभी लोग उसके अंतर्गत भाग लेते थे। इन सभा और समिति का राजा के ऊपर बड़ा नियंत्रण होता, राजा का ये बड़ा नियंत्रण रखते थे। राजा निरंकुश न हो, उनका अंकुश रहता था इन सभा और समिति पर। ये इसमें संपूर्ण जनता लोग भाग लेती थी इस सभा में। इसमें वरिष्ठ लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, वही लोग उसके अंतर्गत भाग लेते थे। सभा और समिति क्या थी, तो आप इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हमारी बात करें दो संचालक में, ये ऋग्वेद में दो संस्थाओं में, ठीक है। राजा पर नियंत्रण, राजा पर नियंत्रण, अगला बिंदु है राजा पर नियंत्रण। राजा पर नियंत्रण, देखो वैदिक सभ्यता के समय में जो राजा होता था वो बिल्कुल निरंकुश नहीं होता था, स्वेच्छाचारी तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं होता था। राजा के ऊपर जनता का अंकुश होता था। राजा जब राजा बनता था तो उसे प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी जनता की रक्षा और सुरक्षा करने की। जब लोगों को, जनता को लगता था कि राजा उनके अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसको समय से पूर्व ही, ये जनता उसको समय से पूर्व ही पद से हटा सकती थी। तो इतना मतलब उस, और सभा और समिति का उसके ऊपर अंकुश रहता था और जनता स्वयं राजा का निर्वाचन करती थी वैदिक सभ्यता के समय में। दूसरा होता था न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अगला बिंदु देखो न्याय व्यवस्था। तो राजा के समय में राजा है वो सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। राजा का जो न्याय होता था वो अंतिम रूप से होता था। बाद में ये जो न्याय करता था वो अपने कुछ सलाहकार मंत्रियों से करता था, जैसे पुरोहित वगैरह होते थे तो उनके सलाहकार मंत्रियों से ही वो न्याय करता। न्याय बड़ा कठोर था, मृत्यु दंड वगैरह भी दिए जाते थे। और अगर कोई भी व्यक्ति पशुओं को चोरी कर देते, अगर कोई व्यक्ति गाय की चोरी करता था तो उसे कठोर से कठोर दंड उस समय दिया जाता था। ये हमारी जो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने सारी बात कर ली है। अशोक दंभ का स्वरूप क्या था, उनकी विशेषता, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आप अपनी किताब से जरूर पढ़े उसको घर जाके, हमारे द्वारा सिर्फ एक दो लाइन बताई जाएगी। चलिए देखो, अशोक का दंभ क्या है, उनकी विशेषता, मौर्यकालीन समाज पर कला की विवेचना, तो ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत परिचय बता देता हूँ। परिचय, पहला तो मैं आपको बताऊँगा कि अशोक का जो हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो सम्राट अशोक साहब का, तो उसका टाइम पीरियड 273 से 232। सम्राट अशोक हैं, अशोक, उसका जो टाइम पीरियड रहता है 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है अशोक। अशोक के पिता की बात करें तो उसके पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार, और उसकी माताजी का नाम धम्बा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी माता का नाम था धम्बा। क्या नाम था? धम्बा। ये याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत अशोक की जो माता का जो नाम था वो था धम्बा था। क्या था? धम्बा। अशोक की जो उपाधि थी तो एक तो थी प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक की उपाधि थी, और दूसरी तो देवना प्रिय, देवना प्रिय भी अशोक की उपाधि थी। एक उसे बुद्ध साक्ष्य, ये भी अशोक की उपाधि थी। प्रियदर्शी, देवना प्रिय और बुद्ध साक्ष्य किसकी? अशोक की उपाधि। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम धम्बा। बौद्ध ग्रंथ उसका टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक हो। इसको देखो भाई, अशोक के अभिलेख में उसको प्रियदर्शी कहा गया है, भारभू अभिलेख में देवना प्रिय कहा गया है, बुद्ध साक्य मस्की अभिलेख के अंतर्गत उसे बुद्ध साक्य कहा गया है। प्रियदर्शी अशोक के अभिलेख में प्रियदर्शी, देवना प्रिय भारभू अभिलेख में कहा गया है अशोक को, और बुद्ध साक्य का है मस्की अभिलेख के अंतर्गत। पिता का नाम बिंदुसार था, और ध्यान रखना 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का उनका टाइम पीरियड रहता है। उसकी बात करें, उसकी माता का नाम धम्बा, उसके पुत्र की बात करें तो महेंद्र है, तीवर है, जालोक है, ये इसके पुत्र थे। संघमित्रा है, ये इसकी बेटी थी। तो उन्होंने इस एक नया धर्म चलाया। सम्राट 261 ईसा पूर्व के अंतर्गत उसने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध, जिसमें
कई मतलब रक्त यानी नहाशार हुआ, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने एक नया धर्म चलाया जिसका इतिहास में दंभ नाम से जाना जाता है। ये दंभ सम्राट अशोक ने मनुष्य की नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, एक नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो धर्म का जिस धर्म की जो सिद्धांत का जो प्रसार किया, धर्म के सिद्धांत का जो प्रसार किया जिसे सामूहिक रूप से दंभ कहा जाता है, अशोक न कि इस जन्म में और पूर्व जन्म में भी लोगों में के सुधार करना चाहता था। तो ध्यान रखना है। महादेवी और पद्मावती, ये ध्यान रखना, उसकी पत्नी का नाम लिखो, महादेवी और पद्मावती। पद्मावती अशोक की पत्नी का नाम था, पुत्र का नाम था महेंद्र, कुलाल, जालोक, ये उसके, और संघमित्रा इसकी बेटी का नाम था। ध्यान रखना, परिचय के अंदर आप यही लिखेंगे, परिचय के अंदर लिखेंगे अशोक का टाइम पीरियड है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। इसके पिता का नाम बिंदुसार, मम्मी का नाम था धंबा था, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा उसकी उपाधि थी प्रियदर्शी, देवना प्रिय और बुद्ध साक्षी उसकी उपाधि हुआ करती थी। उसकी पत्नी का नाम महादेवी और पद्मावती था। और उसके पुत्र की बात करें महेंद्र, कुलाल और जालोक और संघमित्रा, और इनको सभी को बौद्ध धर्म के और दंभ के प्रसार करने के लिए उन्होंने अन्य देशों के अंतर्गत भेजा था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसे इतिहास में कलिंग का युद्ध कहते हैं 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसमें एक नया धर्म चलाता है, उसको बोलते थे दंभ। ये दंभ क्या है इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो दंभ की अगर हम बात करें देखो, तो अपन देखो इसमें दंभ की अगर हम बात करें तो दंभ क्या था, अशोक ने मनुष्य के लौकिक एवं अशोक ने मनुष्य के नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो धर्म के जो सिद्धांत का जो प्रसार किया जिसे सामूहिक रूप से दंभ कहा जाता है, ये न केवल लौकिक जीवन एवं परलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था। इसके लिए उसने एक नया धर्म चलाया जिससे बोलते थे, क्या बोलते थे, दंभ नामक एक नया धर्म का नाम दे दिया। अशोक ने मनुष्य के नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो धर्म के जो नए सिद्धांत चलाए जिसे सामूहिक रूप से दंभ कहा जाता है, वे इस धर्म के माध्यम से न केवल लौकिक परलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था, जिसके कारण कुछ उसने नियम बताए। मैं आपको नियम लिखता हूं कहीं। तो उसके अंतर्गत अगर उसकी विशेषता की बात करें, दंभ की कौन सी विशेषता थी, उसके सिद्धांत और विशेषता दोनों एक ही है। तो इसमें अगर हम बात करें, सिद्धांत की बात करें तो वो है सिद्धांत के अंतर्गत उत्तम गुणों को ग्रहण करना, उत्तम गुणों को ग्रहण करना, उत्तम गुणों को ग्रहण करना। दूसरा अगर उसकी दंभ की अगर बात करें तो आध्यात्मिक आचरण, उत्तम गुणों को ग्रहण करना और आध्यात्मिक आचरण की बात करें अपन तो इसमें क्या होता था कि मनुष्य को हमेशा पापहीन होना चाहिए, किसी प्रकार सभी के प्रति दया की भावना सोचनी चाहिए, कल्याण का भाव रखना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सम्राट अशोक के द्वारा कहा गया। अशोक ने अपने नए धर्म के अंतर्गत कहा गया बहु कल्याण, सभी के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, पापहीनता, हमेशा पाप से दूर रहना चाहिए, लोगों के प्रति दया रखनी चाहिए, दान देना चाहिए, ये ध्यान रखना। आध्यात्मिक आचरण के अंतर्गत मनुष्य को माता पिता गुरुजनों आदि की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये उनकी विशेषता हुआ करती थी। तीसरी अगर हम विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है धर्म दान पर बल। सम्राट अशोक का कहना है कि मनुष्य को हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, भिक्षुक लोग होते हैं,
सन्यासी लोग होते हैं, उनको समय समय पर क्या देना चाहिए, दान वगैरह देना चाहिए। जो निर्धन गरीब लोग होते हैं उनको दान देना चाहिए। सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना। सम्राट अशोक का कहना है कि जो धम्म के अंतर्गत कहा कि उसने कहा कि सभी धर्मों को उसको हमेशा आदर और मान सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के ऊपर किसी प्रकार का करारा व्यंग्य प्रहार नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा पद्धति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो ये अशोक ने कहा था। अहिंसा, सभी धर्मों के और सभी धर्मों के रीति रिवाज, पूजा पद्धति आदि को अपनाना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा, किसी भी व्यक्ति को मन वसन कर्म से अहिंसात्मक यानी अहिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार एक मन वसन और कर्म आने से उसको बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। दो, किसी पशुओं की हिंसा यानी हिंसा नहीं, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसात्मक नियम अपनाने पर बल दिया है किसने, सम्राट अशोक के द्वारा। पाखंड और आडंबरों का अभाव, उसने क्या कर दिया है कि मनुष्य को हमेशा पाखंड और आडंबर हैं, जो छुआछूत हैं जो फैले हुए हैं, उसको पूरी तरह से क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तो उसके सारे ये नियम वगैरह बने हुए थे। उत्तम गुणों को ग्रहण करना है, आध्यात्मिक आचरण है, धर्म दान पर बल देना है, सभी धर्मों का आदर करना है, अहिंसात्मक है। तो ये उनके अभाव थे। तो दूसरा, अगर हम बात करें स्थापत्य कला, मौर्य काल के अंतर्गत जो स्थापत्य कला शैली की बात करें तो उसके अंतर्गत स्थापत्य कला शैली में उसने राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूप और गुफा आदि का भी निर्माण करवा दिया। किसने, सम्राट अशोक के अंतर्गत बहुत सारे राजप्रसाद बनाए, स्तंभ बनाए। स्तंभ की बात करें तो उसने जैसे स्तूप बनाए। स्तूप क्या होता है, कटोरी का आकार का होता है, तो उसमें बहुत सारे बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। बहुत सारी जो गुफाएं बनाई थी, अजंता की गुफाएं हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, उन्होंने बहुत सारी मूर्ति कला का निर्माण भी करवा दिया। पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा नामक एक ऐसे स्थान थे, वहाँ पर बहुत सारी मूर्ति कला भी बनाई थी। चित्रकला, उन्होंने कई प्रकार के बर्तन हैं, कई जो चित्र जैसे बर्तन है, कपड़ों आदि पर भी उन्होंने चित्र बनाए। संगीत कला और नृत्य कला के अंतर्गत भी उन्होंने कई प्रकार की रुचि ले ली। तो ये था हमारे बौद्ध धर्म के अंतर्गत सम्राट अशोक के बारे में। और अगला जो अपना जो राजा ये कनिष्क कौन था, देखो जैसे ही मौर्य वंश की समाप्ति हुई तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वृषदत्त की हत्या करने के बाद एक नया वंश यहाँ पर देखने को मिला, वो था शुंग वंश था, जिसका शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे। तो इसके बाद में कुषाण वंश, एक कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश का जो एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था राजा कनिष्क, राजा कनिष्क के बारे में अपन में अध्ययन करेंगे। तो कनिष्क कौन था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कनिष्क और कनिष्क का जो टाइम पीरियड रहता है कनिष्क का, इटुत्तर ईसा पूर्व से 1005 ईस्वी, इटुत्तर ईसा पूर्व से 105, तो ये ध्यान रखना है 105 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है तो वो कनिष्क का रहता है। तो इसमें आप या इसको क्या करना है कि कनिष्क कौन था, ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसकी राजधानी थी पेशावर। इटुत्तर ईसा पूर्व में वो राज सिंहासन पर बैठता है। ये एक ऐसा शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे। इसके शासन काल के अंतर्गत चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन ग्राम नामक स्थान पर। यहाँ पर उसने कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की थी। और कनिष्क की उपलब्धियों में कश्मीर की विजय है, पाटलिपुत्र पर विजय है और सीन पर विजय और पार्थिनों पर विजय। उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इटुत्तर ईसा पूर्व में उसने शक संवत चलाया था।
उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन ग्राम नामक स्थान पर ये उसकी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। उन्होंने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखना है। और उसकी उपलब्धियों की बात करें तो उसने कश्मीर पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय, सीन पर विजय, देखो आप देखो, एक तो है कश्मीर पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय, कश्मीर पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय, सीन पर विजय और पार्थिनों पर विजय तो विजय, ये ध्यान रखना है, ये उसकी प्रमुख विजय हुआ करती थी। देखो सारा टॉपिक वैसे मैंने बता दिया, इतना देखो अपने पास इतना समय नहीं है, तो आप ऐसे करना, मैंने जितना हो सके मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न कौन से इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और कौन से आएंगे। तो ये तो मैंने कनिष्क के बारे में बता दिया आपको। तो अगला जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है, समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करो। तो समुद्रगुप्त कौन था इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चलिएगा समुद्रगुप्त। देखो गुप्त वंश के बारे में अपन बात करते हैं, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कनिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो उसके जो टाइम पीरियड की बात करें तो समुद्रगुप्त 350, देखो समुद्रगुप्त की बात करें, उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम इसके पिता का नाम था। उसकी अगर अपन बात करें तो ये सब भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 350 से लगाकर टाइम पीरियड रहता है 350 से 375 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो समुद्रगुप्त का रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम उसके पिता का नाम था। तो उसकी माता वगैरह का भी मतलब ये सब ये टाइम पीरियड है उसका। और चंद्रगुप्त प्रथम 350 से 375 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वह समुद्रगुप्त का। ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कीजिएगा, भारत का नेपोलियन, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कहाँ जाएंगे? प्रयाग स्तंभ लेक। प्रयाग स्तंभ लेक ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इससे हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर उपाधि है कविराज, धर्म कविराज, इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? एक तो है कविराज थी, एक है धर्म प्राचीर बंद की उपाधि भी समुद्रगुप्त की है। कविराज की उपाधि भी है, प्राचीर धर्म प्राचीर बंद की भी उसकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा। तो ये है। और ये प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था प्रयाग स्तंभ लेख। देखो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बता दिया है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में और उन्होंने कहाँ पर अधिकार किए थे। एक तो आर्यावर्त पर आक्रमण, अगर उसकी उपलब्धियों में आए तो आर्यावर्त पर आक्रमण, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त। दूसरा आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर, अगला बिंदु आर्यावर्त पर दूसरा युद्ध। पहला आर्यावर्त पर आक्रमण, दूसरा पाटलिपुत्र पर अधिकार, आर्यावर्त पर दूसरा आक्रमण, 8वीं राज्यों पर विजय, 8वीं राज्यों पर विजय, दक्षिण भारत पर विजय
और वेगी राज्यों पर विजय, सीमांत प्रदेश के गणराज्यों पर भी विजय की थी समुद्रगुप्त, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व पर अपना राज करना चाहता था, ध्यान रखिएगा। तो ये समुद्रगुप्त की विजय थी। तो समुद्रगुप्त विजय अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार, समुद्रगुप्त का चरित्र कैसा था? अगर ये वीर योद्धा और महान विजेता था, योग्य शासक था, और दूसरा साहित्य एवं कला का संरक्षक भी था। कौन? समुद्रगुप्त। तो ये ध्यान रखना का थोड़ा बहुत उसका टाइम पीरियड वगैरह आप इसको देख लेना, इतना समय नहीं है। चलिएगा, ये समुद्रगुप्त तक मना हो गया है। दूसरा जो अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। ये आप घर जाके इसको पढ़िएगा, क्योंकि आप जितना बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आपको तो केवल मैंने जो प्रश्न बताए हैं वो अपनी किताब के में से आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। आपको मेरे द्वारा जो लिखवाए गए नोट्स है वहाँ से सारे टॉपिक वगैरह मिल जाएंगे, और अपन यहाँ तक ही बात करेंगे। आगे के प्रश्न आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, कि समय नहीं है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं देखो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जाते ही आपको एक मोटिवेशन कोड ज़रूर देके जाऊंगा। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। समय मुझे लगता मेरी पूरी कोशिश यही रहती कि मैं बच्चों को समझा सकूं अच्छी तरह से, लेकिन अब मेरे खड़ा नहीं हो और अभी मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एक मोटिवेशन कोड अंतिम रूप से ज़रूर देके जाऊंगा। सुनिएगा कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। चलिएगा, इसमें कोई बात नहीं। अगर आपको, मैं कोशिश यही रहेगी कि मेरे द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं तो ज़रूर इसको याद कीजिएगा। तो मैं आपको, ये खामोश मिजाज ज़िंदगी आपको जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाज ज़िंदगी आपको जीने नहीं देगी। अरे इस ज़िंदगी के दौर में जीना है तो कोरा मचा डालो। देखो, हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सीरा सीन के पानी पिया है। पहाड़ों का सीरा सीन के पानी पीने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार मैं पुनः, आप अच्छी तरह से मेरे द्वारा जो 18 प्रश्न बताए गए हैं याद करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।